Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students. Welcome to lecture number 10 of chapter 23 Chromosome and DNA from NBF Biology 12. And today, we are going to discuss post-transcriptional modification of mRNA. So, let's begin the today's lecture. देखिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन बेसिकली क्या है, इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं mRNA की, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल में ये मॉडिफिकेशंस नहीं होंगी। उसकी क्या वजह है ये भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बेसिकली ये दो इवेंट्स होते हैं जिनको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहा जाता है। उनमें से एक इवेंट को नाम दिया जाएगा आरएनए स्प्लाइसिंग। वन ऑफ देम इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग and the second one is known as addition of cap and tail. Addition of cap and tail. तो एक्चुअली ये दो इवेंट्स को कलेक्टिवली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए कहा जाता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इस वजह से कि दीज इवेंट्स एक्चुअली अकर आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। जब मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इवेंट्स चूँकि उसके बाद हो रहे हैं, इस वजह से इनको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का नाम दिया जाता है। और इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में दो इवेंट्स इंक्लूडेड हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग एंड द अदर इज नोन एज एडिशन ऑफ कैप एंड टेल। यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू पहले दे देता हूँ कि ये आरएनए स्प्लाइसिंग और एडिशन ऑफ कैप एंड टेल से क्या मुराद है। ये देखिए, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर आपको डीएनए का एक सेगमेंट शो किया है और उस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए ओरिजिनेट हो रहा है। एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। एमआरएनए इज आल्सो नोन एज ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोडक्ट है, इस वजह से इसको ट्रांसक्रिप्ट भी बोला जाता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन जब परफॉर्म हो जाएगी, एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा, तो इस एमआरएनए को अभी प्राइमरी एमआरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहा जाएगा। और उसके बाद जब इसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, तो मॉडिफिकेशन के बाद बनने वाला एमआरएनए एक मैच्योर एमआरएनए या फिर सेकेंडरी एमआरएनए होगा, सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट। तो दिस वुड बी द सेकेंडरी एमआरएनए या फिर मैच्योर एमआरएनए। मॉडिफिकेशन से पहले प्राइमरी और आफ्टर मॉडिफिकेशन ये सेकेंडरी हो जाएगा। देखो, मॉडिफिकेशन में आपको ये येलो कलर में कैप 5 प्राइम एंड पर और टेल ये 3 प्राइम एंड पर अटैच होती हुई नज़र आ रही हैं। ये एक इवेंट है, एडिशन ऑफ कैप एंड टेल। और दूसरा आप देख रहे हैं बीच में से ये कुछ पोर्शन एमआरएनए का कट कर दिया गया है। ये जो आपको पिंक कलर में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ पोर्शन एमआरएनए का कट करके रिमेनिंग पोर्शंस को आपस में ज्वाइन करके एक मैच्योर एमआरएनए तैयार किया जा रहा है। तो ये दो इवेंट्स हैं, एक को आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं जिसमें एमआरएनए के कुछ पोर्शंस को बीच में से कट कर दिया जाएगा, और दूसरा इवेंट है एडिशन ऑफ कैप एंड टेल। इन दोनों को कलेक्टिवली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्यों होती हैं और किस सेल में होती हैं, इस बात को पहले हम ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम आते हैं वापस ये आरएनए स्प्लाइसिंग कैसे होगी और एडिशन ऑफ कैप एंड टेल कैसे होगी, ठीक है। पहले हम ज़रा इसका ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड कर लें कि ये होता क्यों है और किस सेल के अंदर होता है। अच्छा बच्चे, आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल तो पढ़े होंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से आप यकीनन वाकिफ़ होंगी। प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता ना। एक प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जो यूकैरियोटिक सेल होगा उसके पास डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
A eukaryotic cell has definite nucleus. जैसे आप इस सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में देख रहे हैं कि इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए ये इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही बिखरा पड़ा है, स्कैटर्ड है यूं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में चूंकि डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देयर इज अ डेफिनेट न्यूक्लियस, और उस डेफिनेट न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए इनक्लोज्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे मैं पूछता हूं कि ट्रांसक्रिप्शन की साइट क्या होगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, आप मुझे बताएंगे कि इन प्रोकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में? साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में है ही नहीं, तो यहां पर ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। बट इफ आई आस्क यू दैट वेयर ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन अ यूकैरियोटिक सेल, इन साइटोप्लाज्म या इन न्यूक्लियस, तो योर आंसर विल बी न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और यहां साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। आपको ना ट्रांसक्रिप्शन में ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो ये डिफरेंस ज़रूर आप अपने पास प्रिपेयर कीजिएगा एग्जाम के लिए। तो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का, कि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रही है और जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में। अच्छा, अब देखो राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हों या यूकैरियोटिक सेल्स हों, इन दोनों के अंदर राइबोसोम्स एक्चुअली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये राइबोसोम और यहाँ पर भी ये राइबोसोम्स। लेकिन आप देखिए कि चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए साइटोप्लाज्म में ही बिखरा पड़ा है, तो इस वजह से जैसे जैसे इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हो रही होगी, मिसाल के तौर पर ये पोर्शन डीएनए का ट्रांसक्राइब हो रहा है ना, तो जैसे जैसे यहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, तो मैसेंजर आरएनए यहाँ से रिलीज़ होने के फ़ौरन बाद, बल्कि अभी ये कंप्लीटली मैसेंजर आरएनए यहाँ से बना भी नहीं हुआ था कि ये इधर राइबोसोम के ऊपर आकर अटैच हो जाता है और इसकी ट्रांसलेशन शुरू भी हो जाती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन अभी कंप्लीट भी नहीं हुई होती कि मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होकर ट्रांसलेट होना शुरू भी हो जाता है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल यहाँ डीएनए से ओरिजिनेट हो रहा है और डीएनए से ओरिजिनेट होने के फ़ौरन बाद, बल्कि अभी ये पूरा यहाँ से कंप्लीटली फॉर्म भी नहीं हुआ था कि ये राइबोसोम के साथ एसोसिएट हो गया और इसने ट्रांसलेट होना शुरू भी कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल में देयर इज़ नो डिले बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। पहली बात याद रखिए कि देयर इज नो डिले बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के दरमियान यहाँ पर कोई डिले नहीं आ रहा। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म हो रही है, साथ साथ ट्रांसलेशन भी शुरू हो गई है, कोई डिले नहीं आ रहा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ये यहाँ पे गौर करें यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में जब तक मैसेंजर आरएनए कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो जाएगा और जब तक ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से बाहर निकल कर राइबोसोम के साथ आकर अटैच नहीं हो जाता, तब तक ट्रांसलेशन यहाँ पे शुरू नहीं होगी ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक कंपैरेटिवली एक डिले आ गया है थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दरमियान, क्योंकि मैसेंजर आरएनए को यहाँ पर न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आने के लिए कंपैरेटिवली एक लॉन्ग जर्नी करनी पड़ रही है, थोड़ा सा उसको सफ़र तय करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई मसला नहीं है। ये मैसेंजर आरएनए जैसे ही डीएनए से ओरिजिनेट होता रहेगा तो साथ ही ये राइबोसोम के साथ एसोसिएट होकर ट्रांसलेट होता रहेगा। तो आपने ये पॉइंट नोट किया कि देयर इज़ नो डिले बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक डिले आ रहा है। तो जब आप ट्रांसक्रिप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे ना बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, तो ये पॉइंट भी उसमें आप यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि यहाँ पर डिले है, यहाँ पे डिले नहीं है। अच्छा, अभी इसी डिले की वजह से ये यहाँ पर जो आपको डिले नज़र नहीं आया और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये डिले नज़र आ रहा है, इसी डिले की वजह से होता ये है कि ये जो यंग मैसेंजर आरएनए, न्यूली बॉर्न मैसेंजर आरएनए, दिस न्यूली बॉर्न मैसेंजर आरएनए, ये कुछ एंजाइम्स का शिकार हो जाता है, उस एंजाइम्स का ये शिकार हो जाएगा, कुछ एंजाइम्स के ऊपर अटैक कर देंगे। दिस न्यूली बॉर्न mRNA विल बी अटैक्ड बाय सम एंजाइम्स इन द सेल। ये हमारे सेल के अपने एंजाइम्स होते हैं और बुनियादी तौर पर ये एंजाइम किसी फॉरेन न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं, लेकिन सम टाइम अपना ही मॉलिक्यूल उनके हाथ आ जाता है। ये एंजाइम कौन से हैं? ये एंजाइम्स हैं फॉस्फेटेज एंड न्यूक्लिएज। फॉस्फेटेज, ठीक है, फॉस्फेटेजेस, और दूसरा है न्यूक्लिएजेस। हाँ जी, तो बेटे फॉस्फेटेजेस एंड न्यूक्लिएजेस आर टू काइंड ऑफ एंजाइम्स दैट can attack upon the newly born messenger RNA in the eukaryotic cell, not in the prokaryotic cell. Why? Because in prokaryotic cell there is no delay between transcription and translation. जैसे ही मैसेंजर आरएनए यहाँ से ओरिजिनेट होने लगेगा तो साथ ही इसकी ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें यहाँ पर किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये एंजाइम्स फॉस्फेटेजेस और न्यूक्लिएजेस इस न्यूली बॉर्न मैसेंजर आरएनए को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन फॉस्फेटेजेस और न्यूक्लिएजेस से प्रोटेक्शन के लिए दरअसल यहाँ पर कैप और टेल की अटैचमेंट रिक्वायर्ड है। जो अभी आपको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया था ना कि कैप और एक टेल अटैच होती है मैसेंजर आरएनए के दोनों एंड्स के ऊपर, तो वो कैप और टेल बेसिकली फॉस्फेटेजेस और न्यूक्लिएजेस से प्रोटेक्शन के लिए अटैच होती है यूकैरियोटिक सेल में। तो ये एडिशन ऑफ कैप एंड टेल दरअसल ये फॉस्फेटेजेस और न्यूक्लिएजेस से प्रोटेक्शन के लिए ये बंदोबस्त किया जा रहा है। ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का इवेंट है, अटैचमेंट ऑफ कैप एंड टेल, दिस इज बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉस्फेटेजेस एंड न्यूक्लिएजेस। तो आपको ये पर्पस समझ में आ गया कि एडिशन ऑफ कैप एंड टेल उसका पर्पस क्या है, समझ आ गई बात भाई। सेकेंड थिंग, अब आप देखिए कि ये जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए ये पूरे का पूरा एक यूजफुल सीक्वेंस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। द होल प्रोकैरियोटिक डीएनए कंसिस्ट ऑफ यूजफुल सीक्वेंस, बट इन द यूकैरियोटिक डीएनए देयर आर सर्टेन यूजलेस सीक्वेंसेस विच आर कॉल्ड इंट्रॉन्स। यहाँ पर एक्चुअली बीच में कुछ यूजफुल पोर्शन है, कुछ यूजलेस पोर्शन है, यानी इसमें किसी किसी जगह पर जो सीक्वेंस है उसे हम कहेंगे एक्सॉन, और किसी किसी जगह पर जो सीक्वेंस है उसे कहा जाएगा इंट्रॉन। ये अल्टरनेटिवली आपको इंट्रॉन एक्सॉन्स मिलेंगे यूकैरियोटिक डीएनए में। आपने फर्स्ट ईयर में भी ये बात पढ़ी होगी। एक्सॉन क्या होते हैं? एक्सॉन्स आर एक्चुअली यूजफुल सीक्वेंसेस, यूजफुल सीक्वेंसेस, यानी इस रीजन के अंदर ये जो एक्सॉन पार्ट होगा, इस रीजन के अंदर जितना भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और उसी के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिटरमिन होना होता है। तो इस वजह से ये एक्सॉन यूजफुल सीक्वेंस पर मुश्तमिल एक पार्ट है डीएनए का, जबकि इसके एडजेसेंट एक पोर्शन बीच में होगा जिसे इंट्रॉन कहा जाएगा, और इंट्रॉन ये बेसिकली एक यूजलेस सीक्वेंस पर मुश्तमिल पार्ट है डीएनए का, यूजलेस सीक्वेंस। यानी इंट्रॉन रीजन का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पजेस नहीं करता। तो ये इंट्रॉन एक्सॉन्स अल्टरनेटिवली मौजूद होते हैं। यूँ समझ लें कि यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर बीच बीच में कुछ इंट्रॉन्स की फॉर्म में इंटरप्शंस मौजूद हैं जो कि यूजलेस सीक्वेंस हैं, जिनके अंदर कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब मैसेंजर आरएनए यहाँ से बना है, जिस जीन से भी ये मैसेंजर आरएनए ओरिजिनेट हुआ है, तो मैसेंजर आरएनए ने भी इनफैक्ट ये एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन पार्ट को भी कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो चूंकि इंट्रॉन रीजन यूजलेस है, इस वजह से मैसेंजर आरएनए के अंदर जो इंट्रॉन रीजन से ट्रांसक्राइब होने वाला पार्ट होगा उसको फिर रिमूव करना होगा। तो इस वजह से ये आरएनए स्प्लाइसिंग वाला इवेंट यहाँ पे परफॉर्म होना है, ठीक है। अभी हम इसकी डिटेल में जाते हैं। बहरहाल ये मैं आपको पर्पस यहाँ पे बता रहा था
कि इस आरएनए स्प्लाइसिंग का क्या पर्पज़ है, तो इसके लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है कि देयर इज़ नो पैटर्न ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सोन इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोटिक डीएनए उसमें इंट्रॉन एक्सॉन्स का पैटर्न नहीं, इस वजह से ये आरएनए स्प्लाइसिंग वाला इवेंट भी यहाँ पे नहीं होना, और देयर इज नो डिले बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इस वजह से वो एडिशन ऑफ कैप एंड टेल ये भी यहाँ पे नहीं होना। तो वाई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन डज नॉट अकर इन द प्रोकैरियोटिक सेल, अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपने ये दो पॉइंट्स यहाँ पे बताने कि एक्चुअली देयर इज नो डिले बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन and there is no danger of phosphatases and nucleases to the newly born messenger RNA in prokaryotic cell, so there is no need of addition of cap and tail. और second thing यहाँ पर कि there is no pattern of intron and exon in the prokaryotic DNA and therefore there is no need of RNA splicing. तो post transcription modification does not occur in prokaryotic cell. ठीक है, ये सारी बात आपने यहाँ पे बतानी है। बेटा कोई बात समझ में ना आए तो आप फौरन क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, डिस्कस करें मेरे साथ। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी, इसमें जी बिल्कुल, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसको साथ रिलेट भी करना होगा ना। तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से फिर क्या होगा, न्यूक्लियस ना होने की वजह से एक्चुअली ये डिले नहीं आएगा ना बीच में, ठीक है। और जब डिले नहीं होगा तो उसकी वजह से फिर ये जो फॉस्फेटेजेस हैं, न्यूक्लियसेस हैं, ये यहाँ पर उसको अटैक नहीं करेंगे। हालांकि ये एंजाइम यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि डिले नहीं है तो इस वजह से ये एंजाइम अटैक नहीं कर रहे। तो आपने उसको रिलेट करना है पॉइंट्स को आपस में, सिर्फ ये न्यूक्लियस की एब्सेंस से बात पूरी नहीं होगी। तो बेशक न्यूक्लियस का ना होना ये एक रीज़न ज़रूर है, लेकिन उसको आप इंटीग्रेट करें इन तमाम पॉइंट्स को कि न्यूक्लियस ना होने से डिले नहीं आएगा दरमियान में, और डिले ना होने से फिर ये फॉस्फेटेजेस और न्यूक्लियसेस को मौका नहीं मिलेगा न्यूली बॉर्न मैसेंजर आरएनए को हार्म करने का। ठीक होगी बात। और दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में मैंने आपको बताया कि कोई इंट्रॉन एक्सॉन्स का पैटर्न नहीं है जिस तरह यूकैरियोटिक डीएनए में है, तो इस वजह से यहाँ पर वो आरएनए स्प्लाइसिंग की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक डीएनए ये यूज़फुल मॉलिक्यूल है, और इससे जो भी मैसेंजर आरएनए बनेगा उसके अंदर सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी। तो बीच में किसी किस्म की वो कटिंग की, एडिटिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये पर्पज़ को अंडरस्टैंड कर लें। अब ज़रा हम आते हैं कि ये दोनों इवेंट होंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि ये जो एडिशन ऑफ कैप एंड टेल की मैंने बात की थी, एडिशन ऑफ कैप एंड टेल, कैप और टेल का जो एडिशन होगा किस मकसद के लिए, अभी मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ कैप एंड टेल in order to protect the newly born messenger RNA from phosphatases and nucleases. Phosphatases और nucleases से प्रोटेक्शन के लिए ये इवेंट होना है। तो इस इवेंट में एडिशन ऑफ कैप एंड टेल में सबसे पहले हम कैप की बात करते हैं कि कैप क्या चीज़ है, कैप किसे कह रहे हैं। तो बेटे ये जो कैप होता है ना, कैप या इसको समटाइम हेड भी बोला जाता है, कैप, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेड एंड टेल भी ये वर्डिंग यूज़ की जाती है। तो कैप या हेड के तौर पर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड पर अटैच होगा। ये देखो, ये इसका 5 प्राइम एंड है। मैसेंजर आरएनए का एक एंड होता है 3 प्राइम एंड और दूसरा एंड होता है 5 प्राइम एंड। आप ये सपोज कर लें ये मैसेंजर आरएनए, दिस इज एक्चुअली मैसेंजर आरएनए, इसका ये 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी शो किया हुआ है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा। तो न्यूक्लियोटाइड का वो एंड जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं वो 5 प्राइम एंड होता है। तो देखो ये मैसेंजर आरएनए जो कि न्यूक्लियोटाइड का एक फ्रेगमेंट है, तो इसका ये 5 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड के ऊपर कैप ने अटैच होना है। कैप किस जगह पे अटैच होगी? 5 प्राइम एंड पर। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, कैप इज अटैच्ड एट 5 प्राइम एंड। अच्छा, 5 प्राइम एंड के ऊपर ये कैप अटैच होगी, लेकिन कैप है क्या चीज़, कैप की इसकी कंपोजिशन क्या है?
तो कंपोजिशन कैप की कुछ यूं है कि कैप बेसिकली एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, इट इज़ अ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड या मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं 7-मिथाइल GTP। इसका नाम है 7-मिथाइल GTP। GTP स्टैंड्स फॉर, नाम सुना है आपने GTP? फर्स्ट ईयर में आपने DNA का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। GTP देखो, GTP स्टैंड्स फॉर ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। GTP स्टैंड्स फॉर ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। इसमें आप देखिए कि एक नाइट्रोजनस बेस है ग्वानीन। ये देखो, ये ग्वानीन बेस है। आपको यहाँ पर ये ग्वानीन अलग से भी बना के दिखाया हुआ है। ये ग्वानीन बेस है, इसको हमने उल्टा करके दिखाया हुआ है ताकि ये बात यहाँ पे समझ में आ सके। तो ये ग्वानीन बेस, और इस ग्वानीन बेस का जो 7th नंबर का नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ आप देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो सिंस दिस मिथाइल ग्रुप इज अटैच एट द 7th पोजीशन, ये जो 7th पोजीशन है इस जगह पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, तो इस वजह से इसका नाम है 7-मिथाइल। तो 7-मिथाइल GTP, यानी ग्वानीन बेस जब ये एक न्यूक्लियोटाइड में आ जाए तो फिर इसको हम ग्वानीन के बजाय ग्वानोसिन कहेंगे। अब ये बन गया ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। 7-मिथाइल GTP क्या चीज़ है भाई? इसको आपने याद रखना है, दिस इज अ सिंगल मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। दिस इज सिंगल मॉडिफाइड। ये MCQs में इस तरह की बातें पूछी जाती हैं, इनको जहन में रखना है। सिंगल मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। सो दिस सिंगल मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम है 7-मिथाइल GTP, इट इज अटैच एज हेड और कैप, ठीक है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कैप? विच मॉलिक्यूल इज अटैच इन द फॉर्म ऑफ कैप? तो आपने क्या बताना है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो कैप की फॉर्म में अटैच होगा? 7-मिथाइल GTP। ये नाम याद कर लें आप, ठीक है। और ये 7-मिथाइल GTP मैसेंजर आरएनए के कौन से एंड पर अटैच करेगा? बोलिए। 5 प्राइम एंड पर अटैच करेगा। जी बिल्कुल, साथ साथ इंटरेक्ट करते जाओ बेटे। तो ये 7-मिथाइल GTP इन द फॉर्म ऑफ कैप, इट विल बी अटैच ऑन द 5 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड पर देखो ये किस तरह अटैच हुआ है। ये मैसेंजर आरएनए का भी 5 प्राइम एंड है और इस मॉलिक्यूल का भी ये 5 प्राइम एंड है। तो 5 प्राइम टू 5 प्राइम अटैचमेंट हो रही है। ये अटैचमेंट कैसे हो रही है? 5 प्राइम टू 5 प्राइम अटैचमेंट। देखो, इस न्यूक्लियोटाइड का भी ये 5 प्राइम एंड है और इस मैसेंजर आरएनए का भी 5 प्राइम एंड है, और इस तरह ये 5 प्राइम टू 5 प्राइम अटैचमेंट हुई। और ये जब 7-मिथाइल GTP इधर अटैच हो गया, तो इसके अटैच होने से फ़ायदा क्या हुआ? इसके अटैच होने से फ़ायदा ये हुआ कि ये 7-मिथाइल GTP नाउ इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉस्फेटेजेस। वो जो अभी मैंने आपको 2 एंजाइम्स बताए थे ना, तो उनमें फॉस्फेटेज टाइप का जो एंजाइम था, अगेंस्ट फॉस्फेटेज एंजाइम, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये कैप। क्योंकि इस कैप के अटैच होने के बाद अब ये फॉस्फेटेज एंजाइम इस मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड नहीं कर सकता। फॉस्फेटेज एंजाइम mRNA को किस एंड से डिग्रेड करता है? एक्चुअली फॉस्फेटेज एंजाइम mRNA को 5 प्राइम एंड से डिग्रेड करता है, और जब ये कैप अटैच हो जाएगी तो फिर ये 5 प्राइम एंड इसका प्रोटेक्टिव हो जाएगा और अब फॉस्फेटेज इसको अटैक नहीं कर सकेगा। सो इस तरह से आप देखिए कि ये 5 प्राइम एंड पर कैप अटैच होने के बाद मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इज दैट क्लियर? ये बातें क्लियर हो गई ये कैप की अटैचमेंट? हाँ जी। अब आप देखिए नेक्स्ट, इसमें हम बात करते हैं टेल, अटैचमेंट ऑफ टेल। टेल कैसे अटैच होगी? अटैचमेंट ऑफ टेल। तो टेल की अटैचमेंट बेटे इस तरह से होती है कि टेल 3 प्राइम एंड पर अटैच होगी। पहला पॉइंट आपने याद रखना है, इट विल बी अटैच ऑन 3 प्राइम एंड, अटैच्ड एट 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड के ऊपर टेल अटैच हो जाती है और 5 प्राइम एंड पर कैप। और इसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन यानी जैसे अभी हमने बात की थी
कैप की कंपोजिशन 7 मिथाइल जीटीपी, हाँ जी, और इसकी कंपोजिशन क्या है? तो आपने इसकी कंपोजिशन बताना है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेगमेंट ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स, a short fragment of adenine nucleotides, जो एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, और इस एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स के एक छोटे से फ्रेगमेंट को कहते हैं पॉली ए। दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉली ए टेल, इसको पॉली ए टेल भी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स विच इज आल्सो नोन एज पॉली ए, ये देख रहे हैं आप, ये ए, इस तरह से ये एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटी सी चेन है। तकरीबन कोई 250 से 300 के करीब न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 250 टू 300 न्यूक्लियोटाइड्स, 250 टू 300 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल ये छोटी सी चेन है जिसको पॉली ए कहा गया है, एंड दिस विल बी अटैच एट द 3' एंड। तो 3' एंड पर ये किस जगह पे अटैच होगी? तो 3' एंड पर ये एक सीक्वेंस होता है एमआरएनए के अंदर, ए। तो इससे तकरीबन कोई 10 से 35 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये अटैच होगी, 10 से 35 न्यूक्लियोटाइड के बाद। बहरहाल ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप ये याद ना भी रखें क्योंकि ये हमारे इस एफएससी वाले स्कोप से बाहर है, इस पॉइंट को आप इग्नोर कर दें बेशक। तो बस ये याद रखना है कि ये 3' एंड पर अटैच ये 3' एंड पर अटैच होगी टेल, और इसकी कंपोजिशन क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड विच इज आल्सो नोन एज पॉली ए टेल, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 250 टू 300 न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये टेल अटैच होनी कैसे है? देखो, ये टेल अटैच इस तरह से होगी कि 3' एंड के ऊपर ये एटीपी रिएक्ट करता जाएगा, और इस एटीपी को यहाँ पे रिएक्ट करवाने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, पॉलीमरेज एंजाइम, पॉली ए पॉलीमरेज इसको कहते हैं, पॉली ए पॉलीमरेज। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है कि एटीपी जैसे इधर रिएक्ट करेगा तो एटीपी के 2 फॉस्फेट को ये लूज कर देगा और एक फॉस्फेट के साथ एटीपी को यहाँ पे जोड़ देगा। देखो एटीपी, जी मैं दोबारा बता देता हूँ बेटे। देखो ये एटीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं आपको मालूम है? एटीपी स्टैंड्स फॉर 3 फॉस्फेट हैं। ये किस चीज का एब्रीविएशन है? इसका पूरा नाम क्या है एटीपी का? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। नो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें से एक फॉस्फेट रिमूव होगा तो ये बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर एक और फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एटीपी में से 2 फॉस्फेट लूज हो रहे हैं, तो ये जब 2 फॉस्फेट लूज हो जाएंगे तो ये बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की शक्ल में ये इधर अटैच हो गया, यानी ये जो एक ए है ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। सिमिलरली ये दूसरा एटीपी यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो सेकंड ए विल बी एडेड, ये एक और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रिएक्ट करेगा। जी बेटा, ये एटीपी किसके साथ रिएक्ट करेगा? एमआरएनए के साथ। ये देखो ये एमआरएनए दिखाया है, दिस इज एमआरएनए, और इस एमआरएनए के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, और ये इसके 3' एंड के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है। तो 3' एंड पर जैसे ही ये एटीपी से रिएक्ट करता है तो इसके 2 फॉस्फेट लूज कर दिए जाते हैं और एक फॉस्फेट के साथ इसको यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है, फिर दूसरा एटीपी, फिर तीसरा, फिर चौथा, यूँ करते 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 ये तकरीबन कोई 250 टू 300 एटीपी यहाँ पे खर्च होंगे, और इस तरह से एक छोटा सा फ्रेगमेंट एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स का यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एंड दिस फ्रेगमेंट ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड पॉली ए टेल। अंडरस्टैंड? सो बेटे ये जो पॉली ए टेल है ये किस मकसद के लिए अटैच हुआ है? इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉर व्हाट? न्यूक्लियसिस से बिल्कुल ही प्रोटेक्ट करेगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस से प्रोटेक्शन के लिए पॉली ए टेल एट 3' एंड अटैच हुई, और जबकि फॉस्फेटेजेस से प्रोटेक्शन के लिए कैप 7 मिथाइल जीटीपी अटैच हुआ एट द 5' एंड।
नाउ आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ दीज कैप एंड टेल, इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बाद mRNA इज नाउ फुली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दीज, हाँ ये जो डाकू है ना इनसे प्रोटेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद अब दूसरा इवेंट देख लेते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में। जो दूसरा इवेंट है उसको हमने नाम दिया था RNA स्प्लाइसिंग। अब वो RNA स्प्लाइसिंग कैसे हो रही है, ये आपको देखिए कैप और टेल की अटैचमेंट के बाद ये मैसेंजर RNA यूँ नज़र आ रहा है, कैप और टेल की अटैचमेंट के बाद, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा करेक्ट कर लें, वो 250 to 300 मैंने शायद कह दिया, 50 to 250 न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू द 3' एंड, 50 to 250, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा बेटे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में जो दूसरा इवेंट है वो है RNA स्प्लाइसिंग। तो अब RNA स्प्लाइसिंग हम देख लेते हैं कैसे होता है। RNA स्प्लाइसिंग, RNA स्प्लाइसिंग में जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक DNA के अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन्स का पैटर्न पाया जाता है, और एक्सॉन्स एक्चुअली यूजफुल सीक्वेंसेस को कहा जाता है और इंट्रॉन्स यूजलेस सीक्वेंसेस को। तो जब DNA से ये ट्रांसक्रिप्शन हुई है तो DNA का जो इंट्रॉन पार्ट है वो भी दरअसल मैसेंजर RNA के अंदर कॉपी हो गया है। तो लेकिन ये चूँकि यूजलेस है, इस वजह से इन इंट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करना है, तो इसके लिए RNA की एडिटिंग की जाएगी। RNA स्प्लाइसिंग से मतलब है कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन पार्ट्स फ्रॉम RNA, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन पार्ट्स फ्रॉम यूकैरियोटिक mRNA। यूकैरियोटिक mRNA से इंट्रॉन पार्ट्स को रिमूव करना, एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ mature mRNA, एक mature which is also known as secondary mRNA, secondary mRNA. This is called RNA splicing, the removal of intron parts from eukaryotic mRNA and subsequent formation of mature or secondary mRNA is called RNA splicing. और ये RNA splicing will be carried out by means of an enzyme complex known as spliceosome. ठीक है, ये किसके ज़रिए ये परफॉर्म होगा? It is carried out by spliceosome. Spliceosome ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है. दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 एंजाइम्स. इसके अंदर 2 किस्म के एंजाइम्स मौजूद हैं. इट कंसिस्ट ऑफ, उसमें एक एंजाइम है न्यूक्लियस एंजाइम, जो कि बेसिकली एंडोन्यूक्लियस टाइप का एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस. और दूसरा एंजाइम इसके अंदर है आरएनए लाइगेज एंजाइम, आरएनए लाइगेज एंजाइम. देखो ये जो एंडोन्यूक्लियस टाइप का एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये क्या करता है? ये आरएनए को कट करता है. देखो ये एक एक्सॉन है और ये दूसरा एक्सॉन है, तो इस जगह से आरएनए को कट किया जाएगा और इस जगह से आरएनए को कट किया जाएगा. तो ये कटिंग वाला काम कौन करेगा? एंडोन्यूक्लियस. इट कट्स द आरएनए, ये आरएनए को कट कर रहा है, ठीक है, उसको क्लीव कर रहा है. इट क्रिएट अ क्लीवेज इन द आरएनए मॉलिक्यूल. अंडरस्टैंड? तो एंडोन्यूक्लियस जो कि इस स्प्लाइसिसोम का पार्ट है, इससे कटिंग हो रही है. और जो आरएनए लाइगेज है ये क्या करता है? इट देन ज्वाइंस द एक्सॉन फ्रेगमेंट्स. वो जो एक्सॉन फ्रेगमेंट्स हैं या स्प्लाइस्ड फ्रेगमेंट्स को आप कह सकते हैं, स्प्लाइस्ड फ्रेगमेंट्स, उनको आपस में जोड़ देता है ये, और उनको जोड़कर एक मैच्योर एमआरएनए तैयार कर देता है. देखो बीच में से ये इंट्रॉन रीजन्स यूँ स्प्लाइस हो गए, निकल गए, और बाकी जो एक्सॉन पार्ट्स हैं उनको जो इसका आरएनए लाइगेज पार्ट था उसने आपस में ज्वाइन कर दिया, और इस तरह से एक मैच्योर एमआरएनए फॉर्म हो गया.
ठीक है, आपको आरएनए स्प्लाइसिंग समझ में आई कि आरएनए स्प्लाइसिंग इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन पार्ट्स फ्रॉम यूकैरियोटिक एमआरएनए एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ mature or secondary mRNA, and it is carried out by means of spliceosome, which consists of two type of enzymes: endonuclease, which cuts the RNA molecules between the exon parts, and then RNA ligase joins the exon or spliced fragments together, and in this way a mature mRNA is formed. Clear होगी बात ये? तो ये दो इवेंट्स कलेक्टिवली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहलाते हैं, और ये इवेंट सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, यस सर, थैंक यू। चले, वेलकम। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.